हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन केडी क्लासेस। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो है जेनेटिक्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि जेनेटिक्स वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन किसने दी और जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, जेनेटिक्स वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम बात करें तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heredity and variations। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। जेनेटिक्स वर्ड जो है वो सबसे पहले प्रपोज किया था बैटसन ने। ठीक है ना, जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले प्रपोज किया था बैटसन ने। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा राइट डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आएगा हु प्रपोज्ड द टर्म कोइन। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड हु प्रपोज्ड द टर्म कोइन। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, दो टर्म हमारे पास इस डेफिनेशन में आई, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दोनों के ही बारे में हम बात करते हैं कि हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है एंड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है कि आपने देखा, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा कि कैरेक्टर्स जो है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। ठीक है, उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। यहां मैं आपके सामने अलग से लिख देता हूं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होना, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, मतलब पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग जो है उसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने दिया? हेरिडिटी वर्ड सबसे पहले दिया था स्पेंसर ने। याद रखना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि who coined the term heredity? The Spencer coined the term heredity. Who coined the term genetics? Batson coined the term genetics. What is the definition of genetics? Branch of science which deals with heredity and variation. What is the definition of heredity? Transmission of hereditary characters from parental generation to offspring. Okay. Next हमारे पास आता है variation. वेरिएशन क्या होता है? देखिए कि एक ही स्पीसीज के कई मेंबर्स हैं हमारे पास। देयर आर मेनी मेंबर्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज बट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्यों है अलग? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उन सबको अलग करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस फाउंड among members of a same species, members of a same species। एक ही स्पीसीज के जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स के बीच अलग अलग डिफरेंस होते हैं। उन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? उन
हो सकते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, दोज कैरेक्टर्स which can be transmitted from parental generation to offspring। ठीक है, characters can be transmitted from parental generation to offspring। ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं उन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहेंगे। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी टर्म जो है वो स्पेंसर ने दी थी। ठीक है, ये सब बातें हमारी, ये इंट्रोडक्शन हुआ जेनेटिक्स का। क्लियर है सभी के? इससे रिलेटेड यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर से, जिसे हम कहते हैं मेंडलिज्म। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंडलिज्म। देखिए मेंडलिज्म क्या है, पहले मेंडलिज्म से रिलेटेड आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर लेवल के लिए, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 12th क्लास, 11th क्लास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन हमारे आगे थोड़ा सा, व्हाई ग्रेगर जॉन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो हमें पता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कह रहे हैं। देखिए जो मेंडल है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम था गार्डन पी प्लांट था। गार्डन पी प्लांट का बोटेनिकल नेम जो है वो है पाइसम सेटाइवम। गार्डन पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो हमारे पास है पाइसम सेटाइवम गार्डन पी। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इस प्लांट पर किए, गार्डन पी प्लांट पर किए, पाइसम सेटाइवम पर किए। और इस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ लॉज प्रपोज किए। ठीक है, कुछ लॉज प्रपोज किए। उन लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ लॉज प्रपोज किए। उन लॉज को हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, या फिर उन्हें हम मेंडलिज्म भी कहते हैं, क्या हो गई मेंडलिज्म की डेफिनेशन? मेंडलिज्म की डेफिनेशन हो गई द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर आल्सो नोन एज मेंडलिज्म। या यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स मेंडल प्रपोज्ड सम लॉज रिलेटेड टू जेनेटिक्स व्हिच आर नोन एज मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ लॉज प्रपोज किए जिन्हें हम मेंडलिज्म कहते हैं या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात होने के बाद देखिए अब बात आती है क्वेश्चन 2 हमारे सामने बहुत अराइज होते हैं। एक तो ये कि मेंडल सक्सेसफुल, मेंडल जो है वो सक्सेसफुल, तो वो क्यों सक्सेसफुल, उसके पीछे रीजन क्या था? देखिए हम बात करते हैं मेंडल की सक्सेस के रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल।
reasons for success of मेंडल। मेंडल सक्सेस क्यों हुए? देखिए बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास उनकी सक्सेस के रीजन के पीछे के, और वो रीजन में से कुछ रीजन हमारी लाइफ के लिए भी है। लाइफ के लिए ऐसे बेटा कि बहुत से टाइम क्या होता है, हम एक ही टाइम पर चारों तरफ अपने हाथ पैर दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हर काम को हम करने की कोशिश करते हैं, ये भी मैं कर लूं वो भी मैं कर लूं, ठीक है। कई बच्चे होते हैं पढ़ाई करते साथ टाइम साथ साथ में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी थ्योरी अपनी अपनी नेचर है, लेकिन एक टाइम पर 2 3 4 काम करना अपने आप के लिए क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। उसी तरह से सबसे पहला रीजन आता है मेंडल का, क्या मेंडल ने एक टाइम पर अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम मेंडल ने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को फोकस किया। मेंडल ने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, ठीक है ना। स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, ऑन टाइम। एक टाइम पर उन्होंने एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। आपको आगे मैं बताऊंगा कि जो गार्डन भी है उस गार्डन की प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सातों कैरेक्टर्स की स्टडी एक साथ कर ली, नहीं नहीं, एक एक की 1 बाय 1 सबकी स्टडी एक साथ की जा रही है, ठीक है ना। पहले एक की, फिर एक को छोड़ा दूसरे की, फिर दूसरे को छोड़ा तीसरे की, फिर तीसरे को छोड़ा, अलग एक एक करके सबकी स्टडी की। इसीलिए मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर टोटल 7 इयर्स का टाइम लगा था, टोटल 7 इयर्स का टाइम लगा था। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि मेंडल ने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की थी। दूसरा हमारे पास आता है केयरफुल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटास, ठीक है, केयरफुल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटास। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनके सामने अलग अलग प्लांट्स के रेशियोज आए, अलग अलग रिजल्ट्स आए, अलग अलग आंकड़े आए। स्टैटिस्टिकल डाटा का मतलब उनके पास अलग अलग आंकड़े आए, इतने प्लांट ड्वार्फ है, इतने प्लांट जो है वो टॉल है, इतने प्लांट जो उनके सीड्स येलो है, इतने प्लांट उनके सीड ग्रीन है। तो अलग अलग प्लांट के रेशियो आए, और उन रेशियोज को उनको बड़ा ही केयरफुली नोटिस करना था, केयरफुली राइट करना था। आप लोग भी जब मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं क्या कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, गलती से यदि वहां पर एक भी वैल्यू मिसप्लेस हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसी तरह से मेंडल को भी पता था कि यदि उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा में किसी भी टाइप का कोई एरर किया तो उनकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो खराब जाने वाली है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी डाटा थे उनका केयरफुल एनालिसिस किया, केयरफुल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। फर्स्ट था स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर ऑन टाइम, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। दूसरा था केयरफुल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और थर्ड हमारे पास आता है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया उसके लिए उन्होंने वहां पर भी बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट किया, बहुत ज्यादा फोकस किया। कहीं जल्दीबाजी में कोई ऐसा नहीं कि प्लांट सेलेक्ट कर लिया, बहुत सोच समझकर, बहुत से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, रिजल्ट्स देखने के बाद उन्होंने जो है वो पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। क्यों किया था, क्या ऐसा स्पेशल था, उसकी बात हम इसी टॉपिक के जस्ट बात करने वाले हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे, तो मेंडल की सक्सेस के हमारे पास टोटल 3 रीजंस थे। स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर ऑन टाइम, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी हो रही है, ठीक है। दूसरा है केयरफुल
reasons for selection of garden pea plant. Reasons for selection of garden pea plant. तो गार्डन पी प्लांट के सिलेक्ट करने के पीछे के क्या रीजंस थे? उसमें सबसे पहला जो हमारा रीजन आता है वो रीजन है बिकॉज गार्डन पी इज ए एनुअल प्लांट, इज एन एनुअल प्लांट. गार्डन पी एक एनुअल प्लांट है. एनुअल प्लांट से क्या होगा? एनुअल प्लांट से हम जो गार्डन पी प्लांट है उसकी कई जनरेशंस की स्टडी कर सकते हैं. एनुअल प्लांट है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक टाइम में शो करके खत्म हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर. लेकिन कई प्लांट्स ऐसे हमारे पास होते हैं, जैसे हम बात करें फाइबर्स, जैसे हम नॉर्मली बर्गर, पीपल, तो ये क्या है? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी लाइफ साइकिल शो करने में ईयर्स लगा देते हैं, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स. तो उस टाइम पे हमारी साइकिल कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इन प्लांट्स की साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती थी. इसलिए हमें एक ऐसे प्लांट का सिलेक्शन जरूरी था जो एनुअल हो, जो अपनी लाइफ साइकिल शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सके, ताकि हम उसकी कई जनरेशंस की स्टडी कर सकें. तो उसके पीछे रीजन आया कि गार्डन पी प्लांट जो एनुअल प्लांट है उसकी कई जनरेशंस की स्टडी हम कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास आता है गार्डन पी जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होने से होमोजाइगस नेचर जो है वो ज्यादा डेवलप होती है. होमोजाइगस मींस क्या? कि प्योरिटी बनी रहेगी प्लांट्स की प्योरिटी बनी रहेगी. नए जो प्लांट्स आएंगे वो पेरेंट्स प्लांट के लगभग आइडेंटिकल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है और हमें पता है सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन में वेरिएशंस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है ना, याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन में वेरिएशंस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे गार्डन पी प्लांट के, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा था, तो प्योरिटी के चांसेस ज्यादा थे, होमोजाइगसनेस के चांसेस ज्यादा थे हमारे पास. थर्ड हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन. क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमस्क्यूलेशन. ठीक है, कि प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं. ठीक है, गार्डन पी प्लांट में हम क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली करवा सकते हैं इमस्क्यूलेशन की प्रोसेस से. इमस्क्यूलेशन क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की एक टेक्निक है. ठीक है, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे चलकर. ठीक है, 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक्स में. अभी आपको याद रखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की एक टेक्निक है इमस्क्यूलेशन. इस इमस्क्यूलेशन की हेल्प से हम क्रॉस पॉलिनेशन इजीली करवा सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो रहा है, एनुअल प्लांट है. और लास्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास क्या? गार्डन पी प्लांट में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे. टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग characters are present. ठीक है, गार्डन की प्लांट में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे? टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे. इस बेसिस पर गार्डन की प्लांट को सिलेक्ट किया मेंडल ने. आपको ये चारों रीजन याद रखने हैं कि मेंडल ने गार्डन की प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया. तो गार्डन की प्लांट के सिलेक्शन के पीछे रीजंस थे कि गार्डन की प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट है, जिससे हम उसकी कई जनरेशंस की स्टडी कर सकते हैं. गार्डन की प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा, प्योरिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है. क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इमस्क्यूलेशन की हेल्प से इजीली करवाया जा सकता है.
सेल क्यों किया गया, इसके पीछे के ये रीजन थे। क्लियर है सभी को? आज के लिए इतना ही, बाकी हम हमारे